हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर फिर आ गए हैं। और आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज जरा हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श या आइडियल ऑफ पैटर्लिनी। ठीक है। और इसमें आपको मैं पहले बता दूं, आपको इसमें दो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो डिफाइन करने हैं, हिंदी में लिखने हैं और इंग्लिश में भी लिखने हैं आपको। जैसे पैटर्लिनी हो गया, मैट्रिलिनी हो गया, यानी पितृवंशिकता और मातृवंशिकता। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारे टॉपिक का नाम है पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। तो हम फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं। हम अर्ली सोसाइटी जो 600 BC से लेकर 600 AD तक थी, उसके जो आइडल्स थे सोसाइटी में, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, कौन कौन से आदर्श थे। तो हम फैमिलीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने परिवार की डेफिनेशन जान ली, रिलेटिव की डेफिनेशन जान ली है, और उसके बाद हमने जाना कि रिलेटिव्स के साथ साथ हमारा जो ये कास्ट होता है उसको उसको क्या कहते हैं, वो क्या होता है। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं पितृवंशिकता की, फैमिली के रिलेशंस में, कि पिता पिता का रोल क्या होता था या कि पितृवंशिकता क्या होती। ठीक है। तो पैटर्लिनी यहाँ पर लिखा होगा, आप ध्यान से देख सकते हैं। पैटर्लिनी का मतलब होता है बच्चों पितृवंशिकता। पितृवंशिकता का मतलब जिस परंपरा में पिता के बाद उसका पुत्र उसका उत्तराधिकारी बनता है, चाहे वो संपत्ति का बने, चाहे राजा होगा तो गद्दी का बने, वही पितृवंशिकता है। ठीक है। पितृवंशिकता में पुरुष को प्रधानता दी जाती है। ठीक है। इन पैटर्लिनी द डिसेंट इज just traced from the father to son and to grandson and so on. ठीक है। फादर टू सन, सो इट इज़ रिलेटेड विद द मेल ओनली। ठीक है। पितृवंशिकता पुरुष से संबंधित है, पुरुष प्रधान समाज समझ सकते हैं आप। ठीक है। मातृवंशिकता क्या है? मातृवंशिकता जिस परंपरा को, जिस वंश परंपरा को हम माता से जोड़कर देखते हैं, यानी जहाँ माता का प्रभाव हो परिवार में, उसको मातृवंशिकता कहेंगे। ठीक है। वैसे ऐसा आमतौर पर भारतीय समाज में नहीं पाया जाता है। तो मैट्रिमनी इज़ द टर्म विच वी यूज़ या विच वी रिलेट विद द मदर। ठीक है। जो जिसमें मैट्रिनी वो ट्रेडिशन है जिसमें हम मदर से रिलेट करते हैं डिसेंट को, है ना, मातृवंशिकता। तो दोनों में अंतर है, पितृवंशिकता और मातृवंशिकता में। और आज भी कहते हैं कि भारतीय समाज जो है पितृवंशिक समाज है। तो हमारा जो एंशिएंट सोसाइटी था वो भी आमतौर पर पितृवंशिक था या पैट्रिलिनी को ही फॉलो करता था। एक एग्जाम्पल को लेकर हम पैट्रिलिनी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी को यहाँ पर आपकी बुक में एक महाभारत का एग्जाम्पल दिया गया है। पहले मैंने आपको बता दिया था कि अर्ली सोसाइटी को हमने समझना है तो हम एक साहित्यिक स्रोत का प्रयोग करेंगे। वी विल यूज़ द टेक्सटुअल ट्रेडिशन टू नो द विच वर द आइडियल्स ऑफ अर्ली सोसाइटी और विच वर द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्ली सोसाइटी, मतलब कौन सा विशेषताएं हमारे प्रारंभिक समाज की थी। हम साहित्यिक स्रोत का प्रयोग करेंगे महाभारत का। तो महाभारत का उदाहरण देखिए, यहाँ पर महाभारत विशेष उदाहरण है। महाभारत की कहानी आपको मालूम है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। महाभारत जो है बच्चों, आपको पता है कि कहा जाता है कि साहित्यिक दृष्टि से, मतलब अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू टू लिटरेचर जो है वो महर्षि वेद व्यास ने लिखा था, ऐसा माना जाता है। ठीक है। लेकिन महाभारत क्या कहता है बच्चों? महाभारत ये कहता है कि इसमें जो स्टोरी है वो कौरवों और पांडवों की है ना, कौरवों और पांडवों के बीच की कहानी है, जिसमें आखिर में पांडवों की जीत होती है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है बच्चों? लड़ाई किसके लिए हुई थी? लड़ाई इसलिए हुई थी कि गद्दी पर कौन बैठना चाहिए, कौरव या पांडव। दुर्योधन गद्दी छोड़ना नहीं चाह रहा था, मतलब धृतराष्ट्र का जो बेटा था, और पांडव गद्दी पाना चाह रहे थे। तो इसमें कुल मिला के बात ये थी कि आखिर में जब पांडव युद्ध जीत गए, वॉर जीत गए, तो उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि कुल मिला के कि जो बाप पिता होता है उसके बाद उसकी गद्दी का उत्तराधिकारी उसी का बेटा होता है। ठीक है। यानी जो धृतराष्ट्र थे वो गद्दी पर क्यों बैठे थे? इसलिए बैठे थे कि पांडु की मौत हो गई थी, पांडवों के पिता की मौत हो गई थी। लेकिन बाद में ये बात तय हो गई थी कि जब पांडव बड़े हो जाएंगे तो वापस वो गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन ऐसा दुर्योधन ने नहीं होने दिया, उसने कहा कि कौरवों का गद्दी पर अधिकार है। तो कुल मिलाकर पांडु के बेटों का अधिकार था किसके गद्दी पर? कुरु, कुरु जो एक महाजनपद था उसकी गद्दी पर अधिकार था, जनपद कुरु जनपद पर उस समय तक। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो महाभारत है बच्चों क्या डिक्लेयर करता है? एक ये डिक्लेयर करता है महाभारत, एक आइडल देता है पैटर्लिनी का कि सन विल बी द सक्सेसर ऑफ द फादर, कि पुत्र पिता का उत्तराधिकारी होगा। यानी कुल मिला के पितृवंशिकता में पुत्र पिता का उत्तराधिकारी होता है। वो चाहे तो गद्दी का उत्तराधिकारी हो राजा के मरने के बाद, या फिर प्रॉपर्टी का, किसी भी छोटे फैमिली में भी हो सकता है। तो पुत्र पिता का उत्तराधिकारी होगा, अगर राजा है तो गद्दी पर, और अगर सामान्य लोग भी तब भी पुत्र ही पिता का उत्तराधिकारी हमेशा से होता है, और सबसे बड़े बेटे को सबसे ज़्यादा अधिकार मिलते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अधिकतर राजवंश पालन करते थे। मोस्ट लीनिएज फॉलोड द रूल ऑफ पैटर्लिनी इन द एंशिएंट टाइम। मोस्ट लीनिएज, लीनिएज मतलब राजवंश, अधिकतर राजवंश जो थे प्राचीन समय में पितृवंशिकता का ही पालन करते थे। यानी कि राजा के मरने के बाद उसके बेटा ही उत्तराधिकारी बनता था, उसमें भी सबसे बड़ा बेटा ही बनता था। इस कहानी को आप जानते हो। तो अगर हम अगले आदर्श की इसमें बात करें, तीसरे आदर्श की, नो सन्स तो ब्रदर कुड क्लेम।
अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं होता था तो उसके बाद क्या होता था, उसका भाई भी गद्दी पर बैठ सकता था। इन द पैटर्लिनी, ये पितृवंशिकता का आदर्श है। एग्जाम्पल फिर महाभारत का लेते हैं। जब, अब हम पुत्र होने की बात तो नहीं कर रहे हैं, जब पांडु जो थे उनकी मौत हो गई थी तो धृतराष्ट्र उनके भाई थे, वो गद्दी पर बैठ गए थे, जब तक कि पांडव बड़े होकर गद्दी पर बैठते, भले ही बाद में दुर्योधन ने मना कर दिया। तो जब राजा का कोई बेटा नहीं होगा तो क्या होगा, बेटा भी, भाई भी उस राजा का गद्दी पर बैठ सकता था। ठीक। और अगर है, किन्स मैन बिकेम द सक्सेसर, बंधु बांधव भी उत्तराधिकारी बन सकते थे। बंधु बांधव का मतलब होता है बच्चों, जब मान लीजिए बेटा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तो वो रिलेटिव्स भी क्लेम करते थे गद्दी पर बैठने का। कुल मिला के पेटलिनी में कहीं पे वुमन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। इन द पेटलिनी ओनली द फोकस इज ऑन द मेल्स ओनली, द मेल विल गेट द प्रॉपर्टी, द मेल विल गेट द थ्रोन, द मैन विल हैव द ऑल द रिसोर्सेज आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। ठीक है, तो सो पेटलिनी इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एंशियंट सोसाइटी एंड एंशियंट फैमिली। ठीक है, तो महाभारत जस्ट established the patrilineal as the strong theory, उसने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में पितृवंशिकता को महाभारत ने स्थापित किया। ठीक है, क्यों, कौरव और पांडव की जो लड़ाई हुई थी, किसके लिए, कुरु के लिए। तो पांडव क्यों जीते थे, कि उनको चाहिए था अधिकार, किस पर, कुरु पर, पूरी राजगद्दी चाहिए थी। क्यों, क्यों, पांडव के बेटे थे। ठीक है, अगला मैं बताता हूँ, इसमें एक नोट स्पेशली करना आपके, कि प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त बच्चों 4th सेंचुरी में एक वाकाटक क्वीन थी, वाकाटक रानी थी, जो कि सेंट्रल इंडिया में रूल करते थे। प्रभावती गुप्त सिर्फ एक एक्सेप्शनल है, अपवाद है, एकमात्र लेडी है जिसने कि हमारे एंशिएंट इंडिया में कुछ एक रानियों में से एक है जिसने कि पावर को होल्ड किया, जो गद्दी पर बैठी थी। तो यहाँ पर पैटर्निटी कहीं ना कहीं से हट के चल रही है। तो प्रभावती गुप्त के बेटे छोटे थे इसलिए गद्दी पर बैठी थी। इस नोट को आपने ध्यान में रखना है बच्चों। और हम पितृवंशिकता के आदर्शों की अगर बात करें तो आप नीचे देखेंगे स्पेशल नोट, ऋग्वेद भी पितृवंशिकता को बढ़ावा देता है, समर्थन करता है। धनी और ब्राह्मण भी पितृवंशिकता के समर्थक थे। ऋग्वेदा इज द टेक्स्ट ऑफ रिचुअल्स क्लैरिफाई द पैटर्लिनी। बच्चों, जो पैटर्लिनी होती है, हमारा प्राचीन जो ग्रंथ है, दुनिया का या जो लिटरेचर है उसका सबसे प्राचीन ग्रंथ जो माना जाता है, एंशियंट, मोस्ट एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट वर्ल्ड में जो माना जाता है वह ऋग्वेदा है। तो ऋग्वेद में भी इस मंत्र मिलते हैं जिसमें बढ़ावा दिया गया है कि जो है अच्छे बेटे उत्पन्न करने की प्रार्थना की गई है, कि अच्छे मतलब लड़के पैदा हों, फोकस किया गया लड़कों पर, मेल्स पैदा हो, ये फोकस किया गया ऋग्वेद में भी। तो ऋग्वेद भी कहीं ना कहीं पितृवंशिकता को बढ़ावा देता था। और अमीर लोग और ब्राह्मण भी हमेशा पैटर्लिनी यानी कि बेटे के जन्म को ही सपोर्ट करते थे। इस तरह से बहुत सारे आइडियाल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आज भी आप सोसाइटी में देखेंगे तो जिस प्रकार से बच्चा लड़का होने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो वो आज का सोसाइटी नहीं है, वो हमारा एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा ट्रेडिशन है। उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं, लेकिन बच्चों ये आपको ध्यान में रखने, पेपर में एग्जाम में आता है कि व्हाट इज़ पैटर्लिनी, व्हाट इज़ मैटर्लिनी। ठीक है, व्हाट आर द आइडल्स ऑफ पैटर्लिनी एंड व्हाट विच टेक्सुअल ट्रेडिशन गेव द एग्जाम्पल ऑफ पैटर्लिनी। तो कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो पितृवंशिकता का उदाहरण देता है, तो वो महाभारत है। पितृवंशिकता क्या है, मातृवंशिकता क्या है, महाभारत किस तरह से आपको एक आइडल ऑफ पैटर्लिनी यानी पितृवंशिकता के आदर्श देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और महाभारत की स्टोरी मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं की है क्योंकि महाभारत की स्टोरी के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ओके, तो इसको ध्यान से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।